हर सुबह आप फ्रिज खोलते हैं, दूध निकालते हैं, चाय बनाते हैं, ग्लास में डालते हैं और फिर बिना सोचे पी लेते हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि आपको अपने दूध के ब्रांड के ऊपर भरोसा है। उसका पैकेट भी सफेद है, उसका एडवर्टाइजमेंट में भी प्योर लिखा आता है। पर अगर आज मैं आपको कहूं कि भारत की कुछ ऐसे जगहों पे कुछ ऐसा दूध पाया गया जो हाईली कॉन्टेमिनेटेड था, उसके अंदर डिटर्जेंट मिला, यूरिया मिला, टॉक्सिक केमिकल्स मिले, या फिर एक रीसेंट लैब रिपोर्ट जिसके अनुसार आपके पॉपुलर मिल्क ब्रांड्स का जो दूध है उसके अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया मिला, तो आप क्या कहेंगे? क्या प्रॉब्लम दूध का है या मॉनिटरिंग का, सर्वेलेंस का? जब एक इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट अपना टेस्ट लेके आता है तब हेडलाइंस बनता है, पर सवाल उठता है कि हमारा फूड सेफ्टी का रेगुलर मॉनिटरिंग कौन कर रहा है और क्या है उसका स्टेटस? तो आज का सवाल आप लोगों के लिए बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों। क्या आप अपने मिल्क के ब्रांड के ऊपर भरोसा करते हैं या डेटा के ऊपर भरोसा करते हैं? और क्या है ये रीसेंट न्यूज जहां पे मिल्क कंटामिनेशन बना रहा चर्चा का विषय? इसी को समझने और समझाने के लिए स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं प्रस्तुत हूं। मेरा नाम भुवन झा। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको खबर की तरफ। कुछ पॉपुलर मिल्क ब्रांड्स, वो चाहे अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया या फिर कंट्री डिलाइट या मदर डेयरी, एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी है ट्रस्टिफाइड, उन्होंने इनके मिल्क सैंपल्स का टेस्ट किया और पाया गया कि इनके क्वालिटी जो है वो सेफ लिमिट्स के काफी ऊपर है, यानी कि काफी अनसेफ मिल्क है। ये ट्रस्टिफाइड के लैब रिपोर्ट्स का कहना है। किस तरह के टेस्ट कराए गए थे? दो मुख्य टेस्ट हुए थे दोस्तों। पहला है आपका टोटल प्लेट काउंट और फिर दूसरा है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। चलिए समझते हैं ये टोटल प्लेट काउंट और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है क्या। सबसे पहला टोटल प्लेट काउंट है हमारा द नंबर ऑफ वायबल बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन द मिल्क, यानी कि ये बैक्टीरिया का नंबर जितना ज्यादा होगा उतना डेंजरस है आपका मिल्क आपके लिए। और दूसरा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो हम एसोसिएट करते हैं अनसैनिटरी प्रोसेसेस के साथ, वेस्ट मैटर के साथ। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं आपको जरूर बतलाना चाहूंगा कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का पाया जाना यह बात की पुष्टि नहीं करता है कि हमारा मिल्क कॉन्टेमिनेटेड है, पर अगर एक हद से ज्यादा अगर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आप जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। क्या आप जानते हैं, टेस्ट के अनुसार आप अगर देखें जितने पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो एफएसएसएआई के सेफ लिमिट से एकदम एक्सीड कर चुके हैं, ऊपर हैं। कुछ कुछ कंडीशंस में तो 8 टाइम्स द सेफ लिमिट है। तो जब हमने ये देख लिया कि ये लैब रिपोर्ट्स क्या कहना चाह रहे हैं, अब समझते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्यों। सबसे पहला आप देखिएगा, हाई बैक्टीरियल लोड, यानी कि जो टोटल प्लेट काउंट है वो जितना ज्यादा होगा वो इंडिकेट करता है पुअर हाइजीन या फिर प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। दूसरा, कॉलीफॉर्म का अगर बैक्टीरिया का जो प्रेजेंस है वो सिग्नल करता है कॉन्टैमिनेशन या इनएडिक्वेट पास्चराइजेशन। क्या होता है पास्चराइजेशन? थोड़ी देर में जरूर चर्चा करेंगे इसके बारे में। पर जैसा मैंने कहा, सिर्फ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का होना हार्मफुल नहीं है, पर एक लिमिट से ऊपर अगर है तो जरूर हार्मफुल है आपके लिए। और तीसरा, क्योंकि अगर आप देखें मिल्क जो है एक तरीके से आहार माना जाता है। हर वर्ग के लोग, हर एज ग्रुप के लोग मिल्क का कंजम्पशन किसी ना किसी प्रकार में जरूर करते हैं, और इसीलिए अगर आप हार्मफुल, पोल्यूटेड, कॉन्टैमिनेटेड मिल्क इस तरह के वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स को दे रहे हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे सीनियर सिटीजन्स हो, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज हों, तो उनके लिए वो जरूर हानिकारक साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब आपने समझा कि इसका पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड्स क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है, व्हाट आर द रीजंस। सबसे पहला आप देखिएगा, पास्चराइज्ड मिल्क जो है दोस्तों, पास्चराइज्ड मिल्क होता क्या है? ऐसा समझिए, लो टेम्परेचर पे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम हीट करते हैं। रफली 63 डिग्री सेंटीग्रेड को हम टेम्परेचर डालेंगे और उसके बाद 15-20 मिनट तक उसको हीट किया जाएगा। फिर अचानक से टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 सेकंड तक इसको किया जाएगा। ऐसा समझिए, जब हम मिल्क को पास्चराइज करते हैं तो मिल्क स्टेराइल नहीं होता है। काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ मात्रा में वो जरूर बच जाएंगे। दूसरा है आपका UHT। यहां पे क्या होता है कि आप वेरी हाई टेम्परेचर, करीब 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे आप करीब 15 से 20 सेकंड इसको हीट करते हो और उसके बाद इनको सील्ड टेट्रा पैक्स में ट्रांसफर करते हैं। क्या आप जानते हैं, जब आप UHT करते हैं, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, इससे आपका स्टेराइल हो जाता है मिल्क, यानी कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनका कॉन्सेंट्रेशन नियर जीरो हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा है, अगर आप ना पास्चराइज कर रहे हो ना UHT है, सिंपल आपने एक्सेस किया और अगर पी लिया तो वो काफी हार्मफुल होगा कि उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड है। अब जब आपने समझ लिया कि ये तरीके हैं हमारे मिल्क प्रोसेसिंग के, लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका रूट कॉजेस क्या है। क्यों हमारे मिल्क के सैंपल्स में जो ट्रस्टिफाइड ने इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट पब्लिश किया है, क्या रीजंस हुए होंगे?
सबसे पहला, हाइजीन का लैप्स। अगर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया एक सेफ लिमिट के ऊपर मिला है, यह सीधा सीधा इंडिकेटर है कि कुछ ना कुछ वेस्ट मैटर यानी कि मल मूत्र इत्यादि किसी ना किसी तरीके से इस पूरे सप्लाई चेन में एंटर किया है। नाउ यहां पे मैं जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि ये ह्यूमन वेस्ट मैटर हो। जब आप मिल्क निकाल भी रहे होते हैं तो जो काउ डंग है वो भी एक रिस्क पे रहता है इस सप्लाई चेन के से प्रोसेस में एंट्री करने के लिए। दूसरा आप देखेंगे हमारा कोल्ड चेन का डिसरप्शन। दोस्तों अब सवाल उठाना जरूरी है कि जो टेस्ट हुआ, जो मिल्क सैंपल लिया गया, वो किस कंडीशंस में था, क्योंकि मिल्क जो है एक पेट्री डिश जैसा समझिए। इसको अगर आप कोल्ड कंडीशंस में नहीं रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे, तो बहुत जल्दी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि दूध जल्दी खराब हो जाता है अगर आप बाहर छोड़ देते हैं। तो अगर ये जो टेस्ट हुआ है ये किस तरह का मिल्क था, क्या ये कंप्लीटली रेफ्रिजरेटेड था या कुछ टाइम के लिए छोड़ा गया था, इस पे भी हमको प्रश्न उठाने की आवश्यकता है। तीसरा आप देखेंगे कंज्यूमर अवेयरनेस। काफी सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, इस तरह के पैकेट वाले मिल्क्स को गर्म न किए बगैर सीधा कंज्यूम करते हैं। देखिए, जब तक आप बॉयल नहीं करेंगे अपने मिल्क को, चाहे वो यूएचटी हो चाहे वो पास्चराइज मिल्क हो, जो आपका एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो आप घटाएंगे नहीं, वो आपके लिए हार्मफुल है। इसीलिए ये समझ के चलिए कि मैंडेटरी है, आवश्यक है कि अपने मिल्क को आप जरूर बॉयल करें, उसके बाद ही आप उसको कंज्यूम करें। तो जब आपने ये समझ लिया दोस्तों, थोड़ा अब समझते हैं कि इस पूरे टेस्ट रिपोर्ट का पुशबैक क्या आया है, रिएक्शन क्या आया है। अमूल ने सीधा सीधा खारिज कर दिया है, रेफ्यूट कर दिया है कि आप उसके मिल्क में इस तरह का कुछ भी कोलिफॉर्म बैक्टीरिया या टोटल प्लेट काउंट मिला है सेफ लिमिट्स के ऊपर। पर जहां तक बात रहा हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का, सरकारी संस्थान, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के अंदर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, उनके हिसाब से अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है एज एक्सपेक्टेड। नाउ इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, एफएसएसएआई को जरूर क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि वो फूड सेफ्टी का रेगुलेटर है पूरे भारत में। अब आप देखें कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक सिंपल टेस्ट का नहीं है दोस्तों। हाल ही में फरवरी 8 को अगर आप न्यूज देखेंगे, गुजरात के फैक्ट्री में ऐसा मिल्क बेचा गया जो टॉक्सिक केमिकल्स से भरा था। इसमें डिटर्जेंट पाया गया था, यूरिया पाया गया था, टॉक्सिक केमिकल्स पाए गए थे। और सुनिए, आप देखेंगे कि इसके बाद दिसंबर 17, 2025 में, जस्ट बिफोर द फेस्टिव सीजन, एफएसएआई लॉन्चेस नेशन वाइड क्रैकडाउन। अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन, फूड सेफ्टी, पनीर, अनसेफ मिल्क, यूपी झारखंड में जाके ये टेस्ट कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक टेस्ट का नहीं है, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है देश के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भागों में। हमने जब ये समझ लिया दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एफएसएसएआई का रोल क्या होना चाहिए। सबसे पहला देखिए, ये काम क्या करता है, इट सेट स्टैंडर्ड्स फॉर माइक्रोबियल लिमिट्स इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। दूसरा आप देखेंगे एक्शंस ऑफन ट्रिगर्ड आफ्टर द इशू इमर्जेस, यानी कि जब प्रॉब्लम खड़ा हो गया उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। ये एफएसएसएआई का एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। तीसरा आप देखेंगे लिमिटेड प्रोएक्टिव थर्ड पार्टी टेस्टिंग, यानी कि सरकारी संस्थान के अलावा भी हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो टेस्ट कर रहे हैं, एफएसएसएआई उनको या तो खारिज करे या उनको कोरैबोरेट करे। अब दोस्तों यहां पे हमको बात करना पड़ेगा एफएसएसएआई के स्ट्रैटेजी के बारे में। काफी दफा आप देखेंगे कि जो हमारे सरकारी संस्थान होते हैं उनका अप्रोच होता है रिएक्टिव, यानी कि जब प्रॉब्लम खड़ा हुआ उसके बाद तत्पश्चात वो आएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर जब हम बात कर रहे हैं फूड सेफ्टी की, जिससे हमारा ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट होता है, जिससे हमारा वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, चाहे वो बच्चे हो, सीनियर सिटीजन हो, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हो, उनके जब हेल्थ की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आवश्यकता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना रवैया एक प्रोएक्टिव करे, यानी कि प्रॉब्लम को खड़ा होने से पहले ही एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर सारे खाद्य पदार्थों को आप टेस्ट करें, अपर लिमिट्स डिफाइन करें, क्योंकि जान है तो जहान है, हेल्थ है तभी तो आपका कंट्री आगे बढ़ पाएगा। आज अगर हम देखते हैं कि भारत एक तरीके से कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, तो क्या सिर्फ ये कुछ सिंपल रीजंस के चलते हैं? कहीं ना कहीं तो कुछ सिस्टमिक इंस्टीट्यूशनल फेलियर हुआ है, और उसके लिए जिम्मेदार फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। जब हमने ये समझ लिया दोस्तों, अब बात करते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता एक कीवर्ड है, हम सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो क्या कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, कुछ टेस्ट्स हैं जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं अपने घर में, जिससे आप पता करें कि आपका मिल्क कॉन्टेमिनेटेड है या नहीं? जी हां, पर ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट टेस्ट्स नहीं है, ये एक तरीके से डायग्नोस्टिक है, ये कंप्लीटली रिलायबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, स्टार्च टेस्ट करते हैं, जहां पे आपने मिल्क को बॉयल किया, फिर उसको ठंडाने दिया, उसके बाद आप कुछ आयोडीन डालिए, मिक्स करिए, अगर ब्लू कलर आता है तो स्टार्च, आप बोल सकते हैं कि इसमें मिल्क में स्टार्च इंक्लूडेड है, पर इसका लिमिटेशंस है। स्मॉल अमाउंट मे नॉट शो, अदर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद आयोडीन,
यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं हुआ, एक जनरल इंडिकेटर जैसा समझिए। दूसरा आप देखेंगे डिटर्जेंट का टेस्ट। जैसा मैंने कहा गुजरात में हम देख रहे हैं कि हमारे मिल्क में डिटर्जेंट मिलाया गया था, उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? 1/3 पार्ट मिल्क को टेस्ट ट्यूब में डालिए, उसमें पानी डालिए, शेक करिए विगरसली। आप देखेंगे मिल्क नेचुरली फोम्स व्हेन शेकन। पर ध्यान रखिएगा कि मिल्क में जो झाग है, जो फोम है, वो नेचुरली होता है, उसमें सीजन नामक एक पदार्थ होता है, एक प्रोटीन होता है। तो ये भी एक कंप्लीट टेस्ट नहीं हुआ, एक इंडिकेटर टेस्ट जैसा ही समझिए। उसके बाद एक न्यूट्रलाइजर टेस्ट। आपके मिल्क में कितना कार्बोनेट वगैरह है, कैसे पता करेंगे आप? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 5 मिलीमीटर लिंक को एक टेस्ट ट्यूब में डालिए, रेड लिटमस पेपर में इसमें आप इंक्लूड करिए। अगर पेपर टर्न हो गया ब्लू, पॉसिबल न्यूट्रलाइजर है, यानी कि कार्बोनेट्स यूज हुए होंगे, पर इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। और फिर है आपका यूरिया का टेस्ट, जिसमें आप मिल्क में दाल में अरहर के दाल के पाउडर के साथ मिक्स करेंगे। इसमें यूरिएज होता है जो अमीनो एसिड्स या आपके यूरिया को तोड़ देगा, अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, एल्कलाइन हमको पता चल जाएगा। तो दीज आर ऑल जनरल इंडिकेटर्स। अगर आप रियली आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो वेल सेल्फ से शुरुआत करना होता है। दीज आर दी टेस्ट्स दैट यू मे कंसिडर। पर दोस्तों एट दिस मोमेंट एक बात हमको जरूर समझने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पे भारत का डेयरी सेक्टर एक बहुत ही की कंपोनेंट है। हर कंट्री चाहता है भारत के डेयरी सेक्टर के ऊपर अपना कब्जा जमाना। हमारे देश में मिल्क सिर्फ आहार नहीं है, आस्था का भी विषय है। और इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे तो जितने भी हमारे ट्रेड डील्स हुए हैं, चाहे न्यूजीलैंड के साथ, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, उन सब में हमारे डेयरी सेक्टर को एक्सक्लूड रखा गया है। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पे कुछ कंपनीज हैं और हर स्टेट का भी अपना एक मिल्क का कोऑपरेटिव है। तो अब सवाल उठता है आपके लिए एक सिंपल सा। इस डिस्कशन की शुरुआत मैंने आपके लिए एक प्रश्न से की थी कि क्या आप अपने ब्रांड के ऊपर भरोसा करते हैं या डेटा के ऊपर? जब हमने ये सारा कुछ केस, फैक्ट्स ऑफ द केस को समझ लिया, हमको जरूर अपना कमेंट बॉक्स पे अपना सजेशंस, अपना फीडबैक, क्या सुझाव है आपका, क्या राय है आपका, हमको जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द क्वेश्चन आई हैव